आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन ने छेड़ दी जंग। के सुरेश को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी को दिया बड़ा झटका। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। जो है यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने पहले कॉल किया कि हमें समर्थन करो, फिर दोस्तों ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। जब खड़गे ने कहा तो कहने लगे हम कॉल बैक करेंगे, फिर किया नहीं। बताएंगे क्या है ये मामला और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी भड़क गए सदन में वीडियो और फोटो खींचने के ऊपर, और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी में छाई है मायूसी। इस बार इंडिया गठबंधन हुआ और मजबूत। अब बीजेटी, अब नवीन पटनायक आ गए लाइन पे। चुनाव से पहले बीजेपी का साथ दे रहे थे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बने थे। अब कह रहा है कि हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे स्पीकर पद के लिए। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है। आपको बताते चलें, बीजेपी ने कांग्रेस के आगे हाथ पैर जोड़े, इंडिया गठबंधन के आगे, कि आप हमारे स्पीकर को समर्थन दीजिए। कांग्रेस ने सीधी सी शर्त रखी कि कायदा यही होता है दोस्तों, हर बार जब विपक्ष मजबूत होता है तो डिप्टी स्पीकर जो होता है वो विपक्ष का रखा जाता है हर बार। लेकिन यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने जब कॉल किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो खड़गे साहब ने ये कहा कि ठीक है हम आपके ओम बिरला को सपोर्ट करेंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ने बात नहीं मानी और फिर खड़गे को कॉल भी नहीं किया। इस पर राहुल गांधी ने भड़ास भी निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जनता के सामने कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। पहले कहते हैं कि हम मिलकर साथ में काम करेंगे, सदन को अच्छे से चलाएंगे, और दोस्तों आप समझिए विपक्ष को उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं। इस बार भी वही करना चाह रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इतने चालाक हैं, चाह रहा है कि डिप्टी सीएम भी हमारा हो, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी हमारा हो, ताकि दोस्तों पिछली बार की तरह जैसे ही विपक्ष मुद्दे उठाए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के, वैसे इनको बाहर उठवाकर फेंकवा दिया जाए। पिछली बार ओम बिरला ने न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की बल्कि 143 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। अब ऐसे स्पीकर को दोस्तों फिर से उन्हीं ओम बिरला को स्पीकर बनाना ना सिर्फ ये देश के लिए ख़तरनाक है बल्कि ये दोस्तों छात्र, गरीब, मजदूर, किसान के मुद्दे भी नहीं उठाने देंगे ओम बिरला, और उन लोगों को निलंबित कर दिया करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेता हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किलें, के सुरेश को राहुल गांधी ने उतारा मैदान में। इंडिया गठबंधन का दोस्तों मिल गया स्पीकर। दरअसल आपको बताते चले इंडिया गठबंधन का स्पीकर के सुरेश होंगे। ऐसे में जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दोस्तों पूरी पावर के साथ ये पद जीत लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया गठबंधन ये पद जीते। लेकिन दोस्तों आप समझिए पहली बार, इतिहास में पहली बार जो है यहाँ पर दोस्तों स्पीकर पद का जो है यहाँ पर वो होने जा रहा है चुनाव, और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यानी कि के सुरेश को उतार दिया। आपको बता दें के सुरेश 5 बार के सांसद हैं और 5 बार वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में के सुरेश को उतारना दोस्तों कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है। आप समझिए दोस्तों, अगर विपक्ष का इस बार स्पीकर हो गया तो ये समझ लीजिए कि स्पीकर की पूरी ताकत जो होगी वो विपक्ष के पास होगी। नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहा है कि अब देखना, अब जब स्पीकर पद के लिए खड़ा किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को ओम बिरला के सामने, तो बीजेपी ज़रूर खरीद फरोश की कोशिश करेगी और विधायकों से अपने इधर बोलियां लगवा लेगी कि हमारे को वोट दे देना चोरी छुपे चुपके से। लेकिन अगर दोस्तों अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास वो पावर है नहीं, और अगर कोई बिकता है तो आप जानते हैं कि फिर उसका क्या होगा। जनता उसे नकार देती है। जो लोग भी अपनी पार्टी को धोखा दे रहे हैं, जब से चुनाव हो रहा है वो लोगों का बहुत बुरी गत होती है दोस्तों। दूसरी बार ना वो चुनाव लड़ पाते हैं ना जनता उन्हें जिताती है, क्योंकि जनता भी सोचती है कि ऐसे बेईमानों को क्या जिताना जो अपना ईमान बेच देते हैं, जो जनता का वोट बेच देते हैं एक तरीके से। क्योंकि जनता ने तो कांग्रेस में वोट दिया, आप जाके मिल गए बीजेपी में। जनता ने आम आदमी पार्टी में वोट दिया, आप जाके मिल गए बीजेपी में। ऐसे तमाम पार्टियों के नेताओं को बीजेपी इकट्ठा करती है और एक हिसाब से वो कचरा होता है। वो कचरा इसलिए होता है दोस्तों कि जो लोग अपनी पार्टी को छोड़कर चले गए पैसे के लिए, वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की सियासत पर राहुल गांधी ने एक ऐसा डेंट लगा दिया है कि अब विदाई की तैयारी है। मतलब कि नरेंद्र मोदी का कैरियर तो ख़त्म हो चुका है, इस बात को आप समझिए, और राहुल गांधी का कैरियर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। नरेंद्र मोदी की विदाई और राहुल गांधी की दोस्तों बोलते हैं ना शुभारंभ,
क्या बोलते हैं उसको, वो होने वाला है, ये ताजपोशी एक तरीके से। तो राहुल गांधी इस देश के आने वाले समय के दोस्तों जाहिर सी बात है पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, और नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, क्योंकि एक तो उनकी उम्र 75 साल से ऊपर होने वाली है, 80 के हो जाएंगे 5 साल बाद तो। और दोस्तों अब उनका कैरियर वैसे भी ठप हो चुका है, इस बार तो वो रहम पर पीएम बने हुए हैं लोगों की बैसाखियों पर। आपको बता दें चले दोस्तों, स्पीकर पद कांग्रेस जीत सकती है, पूरा गणित समझिए। दरअसल दोस्तों अब की बार कांग्रेस इस स्पीकर पद को जीत सकती है, आप पूरा हिसाब लगाइए। अब आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन और मजबूत हो गया, क्योंकि नवीन पटनायक, हालांकि मैं नवीन पटनायक की मैंने चुनाव में बुराई की थी, आपको याद होगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिलने गए थे तो नवीन पटनायक ने मना कर दिया था इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से, और दोस्तों बीजेपी के रहम के बल पर थे। लेकिन अब की बार बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया और नवीन पटनायक की बुरी हार हो गई, और कई सालों बाद 15 साल बाद लगभग चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीतकर वहाँ के वो बन गए। तो ऐसे में दोस्तों बीजेडी की बहुत बुरी हार हुई। अब बीजेडी ने ऐलान किया है, बीजेडी ने, कि वो कांग्रेस का यानी कि इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी। अब जाहिर सी बात है अगर इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी तो स्पीकर पद के लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी कि इंडिया का समर्थन किया जाए। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों ओम बिरला चाहे कुछ भी हो जाए स्पीकर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ओम बिरला जब भी स्पीकर बने हैं तब उन्होंने विपक्ष को परेशान किया है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं को उठाकर बाहर फेंकना, विपक्ष के ऊपर कार्रवाइयां करना, यही दोस्तों ओम बिरला की पहचान है। ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में बोलने तक नहीं दिया, जबकि ओम बिरला से राहुल गांधी ने कहा था कि आप कह रहे हैं कि मैं सदन से निलंबित किया जाता हूँ तो मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए अपनी सफाई में। लेकिन ओम बिरला हंस के कहने लगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब आपके हाथ में नहीं है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में होगा। जाहिर सी बात है ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि राहुल को हमेशा के लिए निलंबित कर दो, फिर कोर्ट ने उनकी सांसदी बहाल करी राहुल गांधी की। तो आप समझ सकते हैं कि ओम बिरला तो वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कॉल करके कह देते हैं। सिर्फ विपक्ष के नेताओं को, बेचारे संजय सिंह को तो हर संसद में, हर उसमें सत्र में बाहर ही बिठा दिया जाता है, बार बार संजय सिंह को बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि संजय सिंह तीखे बोल बोलते हैं। संजय सिंह के बोल से दोस्तों बीजेपी परेशान है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा स्पीकर पद के लिए हम करेंगे, विपक्ष को समर्थन देंगे। दरअसल दोस्तों अब आपको बताते चले ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया कि वो स्पीकर पद के लिए इंडिया बीजेपी के अलावा किसी और को सपोर्ट करेंगे। अब बीजेपी के अलावा जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया गठबंधन है, उन्होंने खुले शब्दों में साफ कह दिया है कि वो बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देंगे स्पीकर के लिए। ऐसा दूसरी तरफ ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो स्पीकर के लिए इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने जा रहा है। आपको बताते चलें ओवैसी ने भी कहा है कि फिलहाल स्पीकर कि जो तमाम चीज़ें होती हैं, स्पीकर पक्षपात होता है और विपक्ष को बार बार उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए हम बार बार इस चीज़ को दोहरा भी रहे हैं कि भैया विपक्ष जो है वो बहुत मजबूत है। अब नरेंद्र मोदी की नहीं चलने वाली। ये भी हो सकता है दोस्तों एनडीए के घटक दल बाकायदा स्पीकर पद के लिए उसको सपोर्ट कर दे, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को। नरेंद्र मोदी के साथ खेल होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दोस्तों ऐसा कि नरेंद्र मोदी के साथ स्पीकर पद में इस बार खेल होने वाला है। ओम बिरला की जगह स्पीकर मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन का होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डिप्टी स्पीकर से अपना बनाना चाहा का इंडिया गठबंधन ने तो नरेंद्र मोदी ने मना। एक तरीके जाहिर सी बात है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया होगा, रहने दो अपन तो जो होगा वो देखा जाएगा। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी हर चीज़ पर पूरा कब्जा चाहते हैं। वो चाहते हैं डिप्टी स्पीकर भी हमारा हो, स्पीकर भी हमारा हो, ताकि हम खुलेआम काले कानूनों को पास कराएं, खुलेआम काले कानूनों का जो है यहाँ पर झड़ियाँ लगा दें, किसानों का खास कर दोस्तों आप किसानों को अनदेखा किया जाए, मजदूरों को अनदेखा किया जाए, दलित पिछड़ा आदिवासियों को अनदेखा किया जाए। और नरेंद्र मोदी की राजनीति से आज एक बच्चा वाकिफ हो चुका है। सिर्फ हिंदू मुसलमान कर मोदी जी राजनीति नहीं चलती। अगर बनना है तो राहुल गांधी जैसा बनिए जो देश के मुद्दों को उठाता है। राहुल गांधी दोस्तों भले ही नरेंद्र मोदी से उम्र में कम हो, लेकिन राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा तजुर्बा है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जब किसी की बातें सुनते हैं हम लोग दोस्तों तो हमें पता लग जाता है कौन कितना समझदार है। राहुल गांधी हमेशा समझदारी की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्तों हंसी अजीब बातें करते हैं जिसको सुनकर हंसी आ जाए। नाले से गैस निकालते हैं, चाय बनवाते हैं, ठेले पर भजी बिकवाते हैं पढ़े लिखे लोगों से। यही नहीं कहते हैं कि कोहरे में आसमान में दिखेगा नहीं, लाइट बन जाएगी, अंधेरा, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं जिस पे लोगों को हंसी आती है।
और आप समझ सकते हैं ये सारी बातें इंसान को ये बताती हैं कि कौन कितना समझदार है राजनीति के लिए। और राहुल गांधी जो बात करते हैं वो 100% सच होती है, चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, या फिर देश में किसान का काला कानून हो। इन सब चीज़ों को राहुल गांधी ने उठाया। अगर राहुल गांधी नहीं होते तो ये चीज़ें अब तक लागू हो गई होती। भले ही प्रोटेस्ट किसान ने किया दोस्तों, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है, और उसके बाद तमाम किसान जाग गए सुनकर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे शिवसेना के संजय रावत। संजय रावत बोले नरेंद्र मोदी के पास कोई भी अब की बार ताकत नहीं है, ना वो सही से सदन चला पाएंगे ना सरकार चला पाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संजय रावत ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। उनका कहना है कि हमने इंडिया गठबंधन ने स्पीकर को उतार दिया के सुरेश जी को। और था दूसरी तरफ दोस्तों, इंडिया गठबंधन का स्पीकर उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। आप समझिए, नरेंद्र मोदी सिर्फ दो ही चीज़ों पर चलते हैं। पहला, पैसे देकर सरकारों को खरीद लो, या फिर दोस्तों सरकारों को गिराकर सरकार बना लो। नरेंद्र मोदी की राजनीति दोस्तों आप समझिए, किसी भी सूरत में ये देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जनता ये कभी नहीं कहती है कि आप सरकार गिराकर पैसों के बल पर अपनी सरकार बना लो। जनता ये कभी नहीं कहती है कि हम आपकी राजनीति से खुश हैं। और नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहा है भैया, वो तो जनता के सामने, देश के सामने है। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, शायद वो आप भी देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसका कोई मोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को तो ख़त्म कर ही रही है, लेकिन देश की जो कुछ संस्थाएं हैं जो कि दोस्तों बायस्ड नहीं है, उनको भी पूरी तरीके से बायस्ड बनाया गया है। तो जानबूझकर नरेंद्र मोदी दोनों स्पीकर पद रखना चाहते हैं। इसका खुलासा खुद संजय रावत ने किया है। संजय रावत ने साफ कहा है कि फ़िलहाल अब की बार इंडिया गठबंधन का ही स्पीकर जीतेगा। खैर दोस्तों, अब की बार जो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि फ़िलहाल स्पीकर पद के लिए वोट डाले जाएंगे। और दोस्तों ये पहली बार हो रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि इंडिया गठबंधन का स्पीकर होने वाला है। और अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, तो बहुत सही काम हो जाएगा। फिर तो नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, वो इस बिलों को पास ही नहीं करा पाएंगे जिस बिलों को दोस्तों रिजेक्ट कर देगा स्पीकर। आप समझिए, स्पीकर के बल पर ही सारे के सारे बिल पास कराए जाते हैं। और अगर दोस्तों स्पीकर ही इंडिया गठबंधन का बन गया, तो नरेंद्र मोदी के काले कानून वाले बिल सबके सब धरे रह जाएंगे, और प्रधानमंत्री की दोस्तों आत्मा पूरी तरीके से तृप्त हो जाएगी। क्योंकि भैया अभी तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो मायूसी दिख रही है, पीएम बनने के बाद भी दोस्तों वो खुशी चेहरे पर जो एक होती है, वो नरेंद्र मोदी के नहीं दिखाई दे रही है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी इतने लालची हैं पीएम पद के लिए कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में रहती है, पुलिस मेरी, फोर्स मेरी, जहाँ जाए वहाँ विदेश घूमने चला जाता हूँ, देश का दौरा करने चला जाता हूँ, जहाँ जिसको चाहे उसको जेल में डलवा सकता हूँ। तो इंसान को दोस्तों पता है आपको इस दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या होती है? सबसे बुरी चीज़ होती है दोस्तों ताकत। जब किसी को वो मिल जाती है ना, तो वो उसका अच्छा यूज़ कम करता है, उसका बुरा यूज़ ज़्यादा करता है। कहते हैं ना कि अगर किसी के हाथ में ताकत दे दी जाए तो वो उसका अच्छा उपयोग कम करता है, बुरा उपयोग ज़्यादा करता है। और नरेंद्र मोदी इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। जब से उनके हाथ में 2014 के बाद से देश की ताकत आई थी, तब से नरेंद्र मोदी इस ताकत का गलत फ़ायदा उठा रहा है। अपने विपक्षों को जेल में डाल देना, उनको डराना धमकाना, उनकी पार्टियों के विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में ले आना, राज्य की सरकार गिराकर पैसों के बल पर या पदों के बल पर उनको खरीद लेना, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है। जनता ने क्यों नकार दिया? आप मंदिरों के नाम पर राजनीति करते हो, मस्जिदों गिराकर मंदिर बना दिया, ठीक है बन गया, कोई नहीं, भाईचारे की बात थी। लेकिन उसके बाद आपने उसके बाद भी ये मुद्दा नहीं छोड़ा। आपने कहा कि भैया देखो, अगर ये कांग्रेस सत्ता में आई तो ये बाबरी वाला ताला राम मंदिर में डाल देगी। जबकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की सब आलोचना कर रहा है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, मंदिर में दोस्तों आप समझिए जो लोग जाने वाले हैं उनको असुविधा हो रही है। तो आप समझ सकते हैं सारे बॉलीवुड के सितारे आपको मंदिर में दिखाई दिए, लेकिन दोस्तों क्या एक भी गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया होगा। क्योंकि दोस्तों ये राजनीति जो है ना बड़ी ख़राब चीज़ होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई उसकी कुछ और ही है। और नरेंद्र मोदी आज नहीं तो कल दोस्तों एक्सपोज होंगे पूरी तरीके से। अब तो जनता ने एक्सपोज कर दिया है, सत्ता से वो बाहर ही एक तरीके से, दो बाबुओं के सहारे चल रहा है। लेकिन नीतीश और
चंद्रबाबू नायडू को भी सबक सिखाएगी दोस्तों जनता, अगर इन्होंने सरकार का साथ नहीं छोड़ दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश साथ में रहे बीजेपी के तो आज लिख के रख लीजिए। आपसे मैं अब बात करूंगा बिहार के चुनाव के वक्त, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहिए तो लिख के ले लीजिए, तेजस्वी यादव की आरजेडी और इंडिया गठबंधन की सरकार आने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है बिहार में। ये आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 3 पुल गिर गए, इतने करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए, एक के बाद एक 3 पुल गिर गए। तेजस्वी यादव ने जब सवाल पूछा बिहार सरकार से तो बिहार सरकार का निकम्मापन सामने आ गया। अरे भैया, आप बीजेपी के साथ कम से कम 15 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, सरकार चला रहा हो, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? और जो दिखाई दे रहा है वो जो सच है वो तो जनता के सामने आएगा ही। अभी आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की दोस्तों, आरजेडी की सरकार उस बार बनने वाली थी, अब 2025 में फिर से चुनाव होगा, इतनी जल्दी 5 साल हो गए। आप देखिए साल बहुत जल्दी बीत जाते हैं। तो तेजस्वी यादव कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, हालांकि जितने भी ओपिनियन पोल्स आए थे दोस्तों उसमें तेजस्वी को जीतता हुआ बताया गया था। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था ना कि ओपिनियन पोल्स ही होते हैं, इसका कोई विश्वास नहीं करता। और जो अब तो लोग समझ भी चुके हैं विधानसभा के टाइम, लोकसभा के टाइम किस तरीके से झूठे एग्जिट पोल बताए गए कि कांग्रेस को सिर्फ इतनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को लोगों ने 400 पार करा डाली। और दोस्तों जब बीजेपी हार गई तो यही पत्रकार अपना मुंह छुपाकर घूम रहे थे, फिर मुंह लेकर आए, अपना वही सड़ेला मुंह लेकर आए लोगों के सामने, और उसी सड़ेले मुंह से इन लोगों ने क्या कहा कि अरे यहाँ पर चूक हो गई, अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो इस वजह से बीजेपी हार गई, अच्छा तो ये चूक हो गई, अच्छा तो मोदी ने ये गलती कर दी, अच्छा योगी जी की वजह से ये हो गया। आप समझिए, मतलब हार जाता है, अगर बीजेपी हार जाती है तो कितने प्यारे प्यारे रीज़न ढूंढ के लाते हैं, अच्छा तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। साफ दिखाई देता है कि रीज़नों की तो झड़ी होती है जब बीजेपी की हार होती है तो, और पूरी गोदी मीडिया रोदाली करने लगती है। रोदाली का मतलब समझते हैं ना, रोने लगती है, और रो कर पूरे गमछा भिगा लेगी अपना, कैसे होगा मोदी जी हार गए, अब मैं क्या करूँगा, कौन सी न्यूज़ चैनल पर एंकरिंग करूँगा, ऐसा चलता है इनका। वो तो आपके सामने अपने आंसू को संभाल के रखते हो ना, जनता की क्या हो रहा है टीवी चैनल पर रो क्यों रहा है ये लोग। आप समझिए, ऐसा लगता है किसी की दोस्तों मौत मैयत हो गई है, मोदी के हारने के बाद पूरा माहौल ऐसा बन जाता है, पूरी मीडिया। और सबसे बड़ा इस वक्त अगर मुझे कोई दोस्तों बीजेपी का पत्रकार से ज़्यादा बीजेपी के प्रवक्ता स्पोक पर्सन नज़र आता है दोस्तों तो वो रजत शर्मा है। ये अपने आप को एक ज़माने में कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लोग मुझे धमकियाँ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं सच बताता हूँ। लेकिन दोस्तों रजत शर्मा को मैंने देखा जब बीजेपी बुरी तरीके से हार गई तो एक आध दिन तक तो रजत शर्मा ने भी थोड़ा एक आध वीडियो डाला कि अब क्या करेगी बीजेपी, लेकिन दूसरे दिन से फिर रजत शर्मा की दलाली शुरू हो गई। रजत शर्मा दलाली करते हैं, नरेंद्र मोदी ने चल दिया ऐसा दाव, विपक्ष हैरान, ये क्या नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं सरकार, अब क्या विपक्ष देखता रहेगा नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। आप समझिए, रजत शर्मा से बड़ा दलाल आपको कहीं मिल नहीं सकता है। ये एक ऐसा पत्रकार है दोस्तों, ऐसे पत्रकार महोदय हैं कि इनकी दलाली के क्या कहने। इनके बाद नंबर आता है सुधीर चौधरी का दोस्तों, ये भी भैया बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त है। इन लोगों को दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, हड्डी। ज़रा सी हड्डी दिखाओगे ना आप, भौंकना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे भौंकते हैं कि क्या बताएं हम आपको। आप कौन भौंकते हैं ये तो आप जानते ही दोस्तों, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। आज आप किसी से भी पूछो तो बच्चा भी ये कहता है वो तो बिकी हुई मीडिया है, हम उसकी न्यूज़ें नहीं देखते। मतलब पूरे देश में थू थू हो रही है इस मीडिया की, लेकिन दोस्तों लोग भगा रहे हैं, किसान भगा रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग अपनी दलाली से बाज नहीं आते, क्योंकि भाई चैनलों के मालिकों ने जो आदेश दिया वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना नौकरी चली जाएगी भाई। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए स्पीकर अगर बन जाता है इंडिया का तो ये सबसे बड़ी जीत होगी इंडिया गठबंधन की इतिहास की। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोज़ के लिए, ताकि